तक सारी एलईडी ऑन हो जाएगी बेटा। The client admitted with a peripheral vascular disease asked nursing officer why her leg hurt when she walk. The nursing officer bases a response on knowledge that main characteristic of peripheral vascular disease is. समझ में आ गया? और आंसर जैसे पूछो वही बताए। हाँ बेटा, हाँ पढ़ लो आराम से, मैं वेट कर लेता हूँ, पढ़ लो और आंसर आप ही को देना है। बाकी बच्चों का आंसर पता चले तो आया समझ में? कल थे क्लास में? क्यों बेटा कल थे क्लास में? हाँ बताओ, कल ही का एमसीक्यू कल पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज पढ़ाई, आर्टरी की जगह मैंने वेस्कुलर लिखा है। तो एक पेशेंट एडमिट होता है जिसको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, और नर्सिंग ऑफिसर से पूछ रहा है कि मैं जब चलता हूँ तो मेरा जो लेग जो वहां पर हार्ट मींस पेन होता है, एंड द नर्सिंग ऑफिसर गिव्स रिस्पांस, उस कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे क्या रिस्पॉन्ड देगा, पेन होने का रीजन क्या हो सकता है? थॉमस फॉर्मेशन, इंक्रीज ब्लड फ्लो, स्लो ब्लड फ्लो, एक साइड बच गया ना? हाँ बेटा, रीजन पूछूंगा मैं, प्रोसेस सुना? हाँ तो राइट आंसर क्या है? डी, डिक्रीज ब्लड। चलो बैठ जाओ, ये तो चलो ठीक है, सबने देखा हुआ था। नेक्स्ट पढ़िएगा, कॉमन एबनॉर्मल लेबोरेटरी रिजल्ट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। कॉमन एबनॉर्मल लेबोरेटरी रिजल्ट एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। एमसीक्यू समझ में आया? ओके फाइन, देन हु इज लकीएस्ट पर्सन? आप बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया? एमसीक्यू समझ में आ गया? ऑप्शन देता हूं, कौन सा लेबोरेटरी रिजल्ट जो है इन चारों ऑप्शन में वो कह रहा है कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो सकता है, ठीक है? ये लिखा हाई सीरम कैल्शियम लेवल, आप लोग कंट्रोल रखना अपने ऊपर, हाई सीरम लिपिड लेवल, लो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, लो सीरम लिपिड लेवल। आप बताइए, सिर्फ आप बताइए बेटा। लो सीरम कोलेस्ट्रॉल, इट कैन कॉज रिस्क टू डेवलप पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। हर कोई चाहता है मेरा कोलेस्ट्रॉल कम रहे, और ये मैं टाइप खुद कर रहा था जब मुझे लगा कोलेस्ट्रॉल देखते ही मन विचलित हो जाएगा, और लो और हाई नहीं देखते अपन। कल मैंने कहा था फैट लिपिड दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, हाई सीरम लिपिड। कितना इजी सिंपल है ना? चलो केयरफुली पढ़िएगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। Which of the following are sign of rupturing aortic aneurysm, abdominal aortic aneurysm? Select all that apply. मतलब abdominal aortic aneurysm उसके मैंने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताया था कि हार्ट बीट कहां फेल्ट होता है, और वो यदि रप्चर हो गया तो कैसे पता चलेगा? थोड़ा पजेस ऑफ माइंड लगाना। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज हेमोक्रेट, लो बैक पेन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन। मल्टीपल ऑप्शन है। रप्चर हुआ मतलब सडन प्रेशर सबसाइड हो गया, तो इनमें से कौन कौन से देखने को मिलेगा? आप बताओ बेटा, कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। डी में लिखा है डिक्रीज हेमेटोक्रेट। हेमेटोक्रेट का मतलब था पीसीबी, पैक्ड सेल, और पीसीबी का मतलब परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड। ब्लड लॉस होगा, आरबीसी लॉस होगा, हेमेटोक्रेट कम होगा। वेरी गुड। सी, लो बैक पेन, प्रेशर रिलीज होगा, नर्व कंप्रेशन कम होगा, पेन सबसाइड हो जाएगा। और लास्ट में लिखा इंटरमिटेंट, सॉरी डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जैसे वॉल्यूम कम होगा ब्लड प्रेशर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर, वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। निशा, कल मैंने मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें क्लास में लाइन लिखवाई थी, यहाँ मैंने पूछा व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑप्शन चॉइस फॉर एब्डोमिनल आयोटिक एन्युरिज्म दैट इज 6 सेंटीमीटर। एब्डोमिनल आयोटिक एन्युरिज्म का साइज 6 सेंटीमीटर हो, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हो? ऑप्शन पुट करें, ब्लड प्रेशर में स्टार या सर्जरी। वेरी गुड, पॉइंट बताया था कल, अगर उससे ज्यादा होती सर्जरी। ये लास्ट ऑप्शन, ये हो सकता है इस पूरे सिस्टम का एमसीक्यू। A patient present to the emergency department with severe pain in the upper chest while lying down, shortness of breath, hoarseness while talking. The neck vein appeared distended. He stated that he had full aneurysm. Thoracic. Okay, we can see the option. MI, atelectasis, collapse of lungs, blindness. एक सिचुएशन एमसीक्यू, हमने thoracic का मैंने एक इमेज बना के आपको बताया था। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मैंने डिस्प्ले बनाया था, है ना? फिर लिखा हॉर्सनेस ऑफ फेरिंग्स पे, लैरिंग्स पे कंप्रेशन आ रहा है, नेक वेन अपीयर डिस्टेंडेड, क्योंकि हार्ट के अंदर आने वाला ब्लड रुक रहा है,
तो जुगुलर वेन क्या हो रहा है आगे समझ में? ट्यूसडे के टेस्ट में ऐसे ही एमसीक्यू मिलेंगे। अभी कार्डियो रिसर्च कंटिन्यू रहेगा, देन एडमिन, देन एजुकेशन, ये स्लॉट चलता रहेगा। एक तरफ कार्डियो मेड से जो भी आपके डिसऑर्डर है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे ताकि इसको हम रेनॉल्ड फिनोमिना भी बोलते हैं, रेनॉल्ड डिसऑर्डर। आर्टरी का डिस्टल पोर्शन में ब्लड सप्लाई क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। ब्लड सप्लाई क्या होगा? और जैसे ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज होगा? ब्लड सप्लाई क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा, और ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा तो O2 सप्लाई भी क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। अब होगा क्या होगा? जब वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई, और जैसे ही आपका जो कोल्ड वेदर से आप अपने आप को सबसाइड कर लोगे तो फिर से ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो मेनली हम एग्जैक्ट कॉज को अननोन कहते हैं, बट जो मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा, आर्टरी का स्पैज्म होगा। स्पैज्म होने का कॉज अननोन है, बट इट मे ड्यू टू ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है, लाइक सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, लाइक रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। या फिर आप कोल्ड के टच में आते हो, कोल्ड के एक्सपोजर में आते हो तो आर्टरी में स्पैज्म हो सकता है। स्पैज्म होते ही डिस्टल पार्ट की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो। डिस्टल का मतलब व्हाइट कैसा दिखेगा? जैसे ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होगा तो हल्का हो जाएगा ब्लू कलर, कैसा हो जाएगा? और जैसे वापस कम बैक आ जाएगी। तो ये जो मैकेनिज्म रन कर रहा है दैट इज कॉल्ड रेनॉल्ड डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? जब हम ट्रीट करने जाएंगे तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसका ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ेंगे, जिसका काम होता है स्पाज्म को मिनिमाइज करना। तो रेनॉल्ड डिजीज इट इज आर्टेरियल डिजीज इन व्हिच स्पाज्म ऑफ द आर्टरी कैन कॉज डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द डिस्टल बॉडी पार्ट। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। आई हैव मेंशन इन वेसोस्पाज्म ऑफ द आर्टेरियोस, आर्टरीज एंड अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज कॉमनली आपकी बॉडी में देखेंगे तो कॉज करती है कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्यूटेनियस वेसल्स। क्यूटेनियस वेसल्स का एग्जांपल होता है आर्टेरियोस एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज स्मॉलेस्ट आर्टरी आपसे कोई पूछे तो आर्टेरियोस को बोलते हैं। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स पूछे तो हम कैपिलरीज को बोलते हैं। ब्लड वेसल्स यदि पूछे तो हम कैपिलरीज को बोलते हैं। दैट इज क्यूटेनियस वेसल्स। और ऑलमोस्ट जो है आपके डिस्टल बॉडी पार्ट में जगह भी मैंने लिखा है, और फिंगर में देखने को मिलता है, टोज में देखने को मिलता है, देखने को मिलेगा। फिंगर, टोज, ईयर, चीक। रिसाइट फास्ट। अथॉरिटी का लिखिए बच्चों। इट्स ऑल एवरीवन। ओके नाउ व्हाट आर द कॉजेस? जैसे मैंने कहा एग्जैक्ट कॉज क्या है? अननोन, वी कैन से नॉट नाउन। इसके अलावा कुछ फैक्टर रिस्पांसिबल लाइक एक्सपोजर टू द कोल्ड। एक्सपोजर टू द कोल्ड कैन कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन देन कुछ अदर डिजीज है, आपने सुना तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डिजीज, सेकेंडरी डिजीज। जब भी हम प्राइमरी डिजीज के बारे में पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, डायरेक्ट कॉज जो है रिस्पांसिबल होता है और जो डिजीज कॉज करता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कैन कॉज ट्यूबरकुलोसिस, सीएडी कैन कॉज एमआई, एथेरोस्क्लेरोसिस कैन कॉज सीएडी। तो ये डायरेक्ट कॉज रिस्पांसिबल है पर्टिकुलर डिजीज का, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिजीज। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। मींस होता है आपको ऑलरेडी कोई डिजीज है और उस डिजीज की वजह से कोई डिजीज डेवलप होता है।
सपोज मैंने यहां पर मेंशन किया है आपको रेमेटोइड आर्थराइटिस है और रेमेटोइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है क्या बच्चों? दैट मींस योर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडी, दैट एंटीबॉडी कैन अटैक ऑन योर सेल, अटैक ऑन योर, दैट काइंड ऑफ डिजीज इज ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते हैं? आपके इम्यूनिटी के द्वारा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, वही एंटीबॉडी आपके सेल पे अटैक करेगी और सेल को डाई कर देगी, दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म वी कैन से ऑटो इम्यून। क्या बोलते हैं? तो जब आपको रेमेटोइड आर्थराइटिस है और रेमेटोइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट को रेनॉल्ड डिजीज होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रेनॉल्ड डिजीज। क्या बोलेंगे? बिकॉज ये डिजीज आपके पास ऑलरेडी है, ये डिजीज आपके पास ऑलरेडी है, इसकी वजह से दूसरी डिजीज कॉज हो रहा है, दैट काइंड ऑफ फैक्टर वी कैन से सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी का मतलब राइट को रिस्पांसिबल है, सेकेंडरी का मतलब अदर डिसऑर्डर फ्रॉम योर बॉडी दैट कैन कॉज सेकेंडरी। जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया है लूपस आर मोस्ट लाइकली कैन गेट सेकेंडरी रेनॉल्ड डिजीज और रेनॉल्ड सिंड्रोम। इसके अलावा कुछ अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में पीपल हु हैव कार्पल टनल सिंड्रोम। कैन यू टेल मी कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सा नर्व कंप्रेस होता है? क्या पता? मीडियल नर्व। कौन सा नर्व? ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ मीडियल नर्व। और ज्यादातर उन लोगों की डिजीज होती है जो माउस यूज करते हैं। रिस्ट के बार बार मूवमेंट की वजह से फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है और फ्लूइड का एक्युमुलेशन आपके मीडियल नर्व को कंप्रेस करता है और मीडियल नर्व कंप्रेस होने की वजह से डिस्टल फिंगर में नमनेस होता है। क्या होता है? जब ये प्रेशर कॉज होगा, यही प्रेशर डिस्टल फिंगर में ब्लड सप्लाई को डिक्रीज करेगा और ब्लड सप्लाई को डिक्रीज करेगा तो आपको रेनॉल्ड डिजीज होगा। क्या होगा? क्या होगा? इतना बड़ा मुंह खोला। आई हैव 4 आईज। ध्यान रखना, बी अलर्ट है, उबासी नहीं। और जरूरी नहीं हर मूवी आपको पसंद आए, हर एक्टर आपको पसंद आए, ये भी जरूरी नहीं है, बट डिसलाइक को लाइक करना पड़ता है कभी कभी। और अभी आज क्लास की रिसर्च ही डाली हुई है, वी शुड बी प्रिपेयर मेंटली, स्पेशली जो बच्चे जीएनएम करके आए मेरी तरह या जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है रिसर्च का, तो उनके लिए थोड़ा टफ होता है। बट अभी ईएसआईसी ने बहुत मिस किया है ना, तो हमें उस सब्जेक्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना एग्जाम से पहले, रिसर्च एडमिन एजुकेशन को। तो ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द मीडियल नर्व कैन कॉज कार्पल टनल सिंड्रोम और कार्पल टनल सिंड्रोम कैन कॉज डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द डिस्टल बॉडी पार्ट। क्या होता है कार्पल टनल सिंड्रोम में? आपका हाथ है और ये जो मीडियल नर्व है डिस्टल फिंगर को नर्व सप्लाई करता है, बार बार रिस्ट में मूवमेंट की वजह से फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा, मीडियल नर्व कंप्रेस होगा, नर्व सप्लाई डिक्रीज होगा और फिंगर में नमनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमनेस। और इसी फ्लूइड के एक्युमुलेशन की वजह से आर्टरी कंप्रेस होगा और डिस्टल फिंगर में ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड रेनॉल्ड। क्या बोलते हैं? ओके फाइन। तो पीपल हु हैव कार्पल टनल सिंड्रोम जिनको रेनॉल्ड डिजीज हो सकता है, कैफीन, कोकीन, ये कुछ स्टिमुलेंट सब्सटेंस है जो आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में रोल प्ले करते हैं। इसके साथ मैं स्मोकिंग को भी ऐड कर रहा हूं। स्मोकिंग, वैसे स्मोकिंग इज अ मेजर कार्डिनल रिस्क फैक्टर कैन कॉज कार्डियक डिसऑर्डर। कार्डियक डिसऑर्डर का मेजर रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, कैन कॉज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कॉज करता है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। एक वर्ड यहां पर है कोल्ड, है ना? कोल्ड के एक्सेसिव एक्सपोजर की वजह से सेल और टिश्यू डाई हो जाते हैं और वहां पर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। लाइक एक एग्जांपल मैं देता हूं, हनुमंत थप्पा। यू नो हनुमंत थप्पा एक सोल्जर थे इंडिया के, है ना? और वो ग्लेशियर में बर्फ के नीचे दब के मर गए थे, फिर शहीद का दर्जा मिला। बर्फ के नीचे दबने से क्या हुआ? सेल्स होते हैं ना आपकी बॉडी में, भाई सेल क्या है? बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। कोशिका क्या है? मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम। और सिस्टम से क्या बनता है? ह्यूमन। तो सेल जब क्रिस्टल बन जाएगा, सेल में बर्फ जमा हो जाएगी तो टिश्यू डैमेज होंगे और टिश्यू डैमेज होगा तो ऑर्गन, और ऑर्गन डैमेज होगा तो सिस्टम, और सिस्टम डैमेज होगा तो सीधा ऊपर। तो कहने का पर्पल है फ्रॉस्ट बाइट में एक्सेसिव एक्सपोजर टू द कोल्ड की वजह से आपके सेल्स में क्रिस्टल जमा हो जाता है, बर्फ जमा हो जाती है और सेल्स काम करना बंद कर देता है। तो ये भी एक कंडीशन है जो कहीं की वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की काम करते हैं। क्या करता है? आगे समझ में? एग्जैक्ट कॉज। बाकी कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में एक मीन लिखा है एक्सपोजर टू द कोल्ड। अदर डिजीज में रेमेटोइड आर्थराइटिस किसी पेशेंट को है तो सेकेंडरी रेनॉल्ड डिजीज डेवलप हो सकता है। सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, एसएलई बोलते हैं इसको, एसएलई, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस ऑटोइम्यून डिजीज है। इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम वाले पेशेंट को हो सकता है, कैफीन कोकेन सिगरेट पीने वाले को हो सकता है और फ्रॉस्ट बाइट वाले पेशेंट को रेनॉल्ड डिजीज डेवलप हो सकता है। फटाफट देखिएगा। लिख लिया सभी ने? ये कंटेंट शायद आपकी बुक्स में नहीं होगा, फटाफट ऐड करिएगा। लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट कैरी करते हैं, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज स्टार्ट में इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन आपको पढ़ाया था, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज आपको बताया था, है ना? दैट इज आल्सो आर्टेरियल डिजीज। वो सिम्टम तो यहां पर रहेंगे बट कुछ एडिशनल चीजें आपको मिलेगी। ब्लंचिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ये वर्ड एग्जाम में आया होगा, जिसके ऊपर 3 साल लगाना। ब्लंचिंग, ब्लंचिंग मतलब व्हाइट, ब्लंचिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज फॉलोड बाय द साइनोसिस ड्यूरिंग वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। एक इमेज दिया हुआ है, इस इमेज में आप देख
आप देख पा रहे होंगे व्हाइट पैचेस दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रांचिंग। दैट मींस जैसे ब्लड सप्लाई रुकेगा वो एरिया कैसा
Ready? Now next, Buerger disease, thromboenzytitis, pre-senile gangrene. मैं लिखा हूं, आपको पहले समझिएगा। आर्टरी को आर्टरी कहते हैं, वेन का दूसरा नाम है फैलप। वेन इज आल्सो नोन एज, और सुना फेलिबाइटिस, थ्रोम्बोफेलिबाइटिस, फेलिबोथ्रोम्बस, तो फैलप इज कॉल्ड वेन। इवन फेलिबोग्राफी, स्टडी ऑफ वेन, स्टडी ऑफ वेन, तो वेन का दूसरा नाम है फैलप, आर्टरी इज कॉल्ड आर्टरी। ओके फाइन। अब यदि हम बात करें बर्गर डिजीज, बर्गर डिजीज की बात करें, इसमें दो चीज एक साथ, का दूसरा नाम है थ्रोम्बोएंजाइटिस। थ्रोम्बो मतलब ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बो मतलब, और एंजाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन इनटू द आर्टरी। लिखना नहीं है, समझना है। बर्गर डिजीज का मतलब ब्लड क्लॉट विथ इन्फ्लेमेशन, विथ इन्फ्लेमेशन इन artery is called thrombo, thrombo that is a blood clot, and thromboenzytitis, enzytitis का मतलब inflammation into the, two things comes together to make disease, one of the blood clot, one of the inflammation. suppose ये same condition में यहाँ cause करता हूँ, एक लिखा thrombophlebitis सुना होगा, thrombophlebitis, जहां पर भी blood clot है plus inflammation, inflammation फर्क क्या है? थ्रोम्बोएंजाइटिस या बर्गर डिजीज में ब्लड क्लॉट है, थ्रोम्बोफेलिबाइटिस में भी ब्लड क्लॉट है, आर्टरी में इन्फ्लेमेशन को एंजाइटिस बोलते हैं, और वेन में इन्फ्लेमेशन को फेलिबाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजीज दोनों एक आर्टरी का एक वेन का है, बट आप दोनों का नाम अलग महसूस करेंगे। दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोएंजाइटिस, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोफेलिबाइटिस। आ रहा है समझ में? आगे मैं आपको जब वीनस डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा, तो वीनस डिसऑर्डर में थ्रोम्बोफेलिबाइटिस, फेलिबाइटिस, वेरिकोस वेन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये सारे वेन के डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे। बट ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, थ्रोम्बोएंजाइटिस आते ही आर्टरी में ब्लड क्लॉट और ब्लड क्लॉट के साथ इन्फ्लेमेशन, थ्रोम्बोफेलिबाइटिस आते ही वेन में ब्लड क्लॉट और ब्लड क्लॉट के साथ सिर्फ इन्फ्लेमेशन होगा तो फेलिबाइटिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फेलिबाइटिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन इनटू द वेन, सिर्फ ब्लड क्लॉट होगा थ्रोम्बस। ओके फाइन। अब देखिएगा, रिकरिंग प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेशन एंड थ्रोम्बोसिस और स्मॉल मीडियम आर्टरीज ऑफ द हैंड एंड फीट, मतलब यहां दो चीजें कंबाइन है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ थ्रोम्बोएंजाइटिस। एग्जाम में बर्गर डिजीज आल्सो नाउन एज क्वेश्चन आया हुआ है, इसको प्री सिनाइल गैंग्रीन बोलते हैं। ये एमसीक्यू आया हुआ है कि बर्गर डिजीज आल्सो नाउन एज प्री सिनाइल गैंग्रीन। प्लीज राइट डाउन। So, you remember what is gangrene? Only I want to ask, what do you mean by gangrene? Anybody have any idea? Necrosis. Necrosis. Then death of cellular tissue. What do you mean by necrosis? Death of cellular tissue. What is the difference between gangrene and necrosis? Little bit. It's good. थोड़ा आसपास। अच्छा, मुझे दोनों में पूछ रहा हूँ, gangrene, necrosis. Necrosis cell, it able to revert back or not? Yes. Gangrene does not come revert back. You know ischemia? एक वर्ड सुना होगा ischemia. Ischemia, necrosis, gangrene. Ischemia का मतलब होता है lack of blood supply. Lack of blood supply can cause necrosis. Necrosis, it may be not 100%, it may be reversible. It may be का मतलब होता है वो भी सकता है, और gangrene does not reversible. Gangrene होने के बाद में amputation करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वो पार्ट वापस ठीक नहीं होता है। आपने गैंग्रीन में पढ़ा होगा, गैस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, सुना है? डिफरेंट टाइप ऑफ गैंग्रीन होता है। मैं यहाँ बर्गर डिजीज और थ्रोम्बोएंजाइटिस का दूसरा नाम प्री-सिनाइल गैंग्रीन बोल रहा हूँ। यहाँ जो गैंग्रीन होगा वो ड्राई गैंग्रीन होगा। कौन सा होगा? ड्राई गैंग्रीन का कॉज होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, नॉट एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरो तो कल पढ़ाया था। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब था फेटोलिपिड का डिपोजिशन। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब था हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, हार्डनिंग ऑफ, जब आर्टरी हार्ड हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बंद होगा तो आपके नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस ठीक नहीं हुआ तो वहां पर गैंग्रीन होगा। ऐसे फिंगर को पकड़ के तोड़ के फेंक सकते हैं। दैट इज ड्राई गैंग्रीन। दैट इज गैस गैंग्रीन ड्यू टू गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रिडियम परकिंजस, क्लोस्ट्रिडियम नोवी, जो गैस गैंग्रीन कॉज करता है, जो गैस का फॉर्मेशन करने वाला बैक्टीरिया होता है, वो अपन गैंग्रीन में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि आर्टरीज के अंदर में दो चीजें हो रही है, एक ब्लड क्लॉट हो रहा है और दूसरा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है। दोनों चीजें जब साथ हो रही है उसको बर्गर डिजीज बोलते हैं, उसी को थ्रोम्बोएंजाइटिस बोलते हैं, उसी को प्री-सिनाइल गैंग्रीन बोलते हैं। डिस्टल अपर लोअर लिम्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। डिस्टल अपर और लोअर, डिस्टल का मतलब होता है दूर वाला, तो डिस्टल अपर में कौन होगा? फिंगर, फिंगर, और लोअर लिम्स में कौन होगा? टोस। ये डिस्टल पार्ट कॉमनली अफेक्ट होता है। प्लीज राइट फर्स्ट, डिस्टल अपर लोअर लिम्स आर अफेक्ट कॉमनली। मोस्ट अफेक्टिंग पूछे एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये एग्जाम का एमसीक्यू है।
एडिशनल पैरामीटर नोट कर लेना कहीं बेटा, क्योंकि मैं एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की बात कर रहा हूं, आगे मैं आपको डीवीटी पढ़ाने वाला हूं। डीवीटी मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर टिबियल वेन में होता है, डीवीटी मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर टिबियल, यहां पर भी हम पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की बात करें, डीवीटी पढ़ेंगे तो डीवीटी का मोस्ट कॉमन साइट पूछे, पोस्टीरियर टिबियल वेन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मोस्ट कॉमन साइट है, डीवीटी का मोस्ट कॉमन साइट है पोस्टीरियर टिबियल वेन। मोस्ट अफेक्टेड लिख सकते हो, मोस्ट कॉमन साइट भी पूछते हैं, मोस्ट अफेक्टेड और मोस्ट कॉमन साइट, दैट्स अ पोस्टीरियर टिबियल वेन। जैसे अभी एसजीपीसी ने पूछा से कोई पूछ भी ले, है ना। सो एवरीवन दैट यू कैन सी, ये बर्गर डिजीज का एग्जांपल है। रेड रेड आपको आर्टरीज दिख रहा होगा, कैपिलरीज दिख रहा होगा, जब पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई रुक जाता है तो डिस्टल फिंगर की ये स्थिति हो जाती है, दैट पर्सन सफर विद द बर्गर डिजीज। ऐसा ही इमेज हम लोग ट्राई गैंग्रीन में दिखते हैं। ट्राई गैंग्रीन में मैंने कहा था ट्राई गैंग्रीन बिकॉज़ आर्टेरियो स्क्लेरोसिस होता है, तो दैट डिजीज वी कैन से बर्गर डिजीज। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी मैंने आपको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में पढ़ाया, इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन, एक्टिंग पेन दैट मोर सीवियर एट नाइट, रात को ब्लड सप्लाई और डिक्रीज हो जाता है तो पेन और सीवियर हो जाता है। आपको याद है बच्चों मैंने एमआई पढ़ाया था, और एमआई का मोस्ट कॉमन टाइम बताया था, मोस्ट कॉमन 2 to 4 नॉट पीएम, सुबह के 2 से 4 बजे, है ना। डिमिनिश पल्स, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज, डिमिनिश का मतलब डिक्रीज, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, पल्स ऑटोमेटिकली सबसाइड होगा, डिक्रीज होगा। जो आपको मैंने पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के सिम्टम में बताया, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन यहां पर भी है, डिमिनिश पल्स, डिक्रीज पल्स यहां पर भी है, स्पेशली डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में आपका फिंगर और टोज आएगा, दोनों जगह पल्स डिक्रीज होगा बिकॉज़ डिक्रीज ब्लड सप्लाई कैन कॉज डिक्रीज पल्स रेट, एक्सट्रीमिटीज दैट आर कूल एंड रेड। इट्स ओवर। एक बच्चे का भी डाउट आपको भी बता देता हूं, गैस गैंग्रीन मोस्ट कॉमन ड्यू टू क्लोस्ट्रिडियम परफिंजस, नोवी भी ऑप्शन आता है तो मोस्ट कॉमन कॉज पूछे ना गैस गैंग्रीन का, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजस, गैस गैंग्रीन मोस्ट कॉमन कॉज क्लोस्ट्रिडियम परफिंजस। एक क्लोस्ट्रिडियम नोवी और होता है बट ये मोस्ट कॉमन कॉज है गैस गैंग्रीन का। ये क्या करता है, बैक्टीरिया जहां भी जाता है इन्फेक्शन करके गैस फॉर्म करता है, दैट कैन कॉज, ऐसे एक्सट्रीमिटीज में आप देखो ना ऐसे पेप्यूल्स बन जाएंगे जिसमें फ्लूइड भी होगा और गैस का फॉर्मेशन भी होगा, तो मोस्ट कॉमन कॉज फॉर गैस गैंग्रीन दैट इज क्लोस्ट्रिडियम परफिंजस। वो ऐसे मरे मेरे जवाब मत दिया करो, या तो बिल्कुल चुप रहा करो या जवाब तो ढंग से दो, ऐसे फॉर्मेलिटी यस सर उसमें भी एनर्जी खर्च होगी क्यों है, वाई आर सीरियस, बॉयज से पूछ रहा हूं मैं, एकदम सीरियसली बैठे हो। अगला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, है ना। वो सस्पेंस वाली मूवी होती है जो थ्रिलर होता है, सोचते हीरो हीरोइन को उठाएगा कोई विलन लेके चला जाता है ना, और ये इंडियन मूवी में नहीं होता है, इंडियन मूवी में फिक्स है हीरो ही जीतेगा, है ना। 500 गुंडे आएंगे पहला सच सच सबको हटा देगा, लास्ट में हीरोइन से शादी कर लेगा, फॉरेनर में ऐसा नहीं होता है। तो अपन थोड़ा सा ना सीरियस रहना जरूरी है, बट दिमाग की सारी खिड़कियां खुली रखनी है, और मैं बार बार जहां जहां हिंट दे रहा हूं, आई सीरियसली टेक रिस्पांसिबिलिटी टू मेक योर पेपर ऑन ट्यूसडे, इसलिए जहां जहां चीजें बता रहा हूं अच्छे एमसीक्यू बना रहा हूं साथ साथ में, और अच्छा पेपर मिलेगा आपको, देने में मजा आएगा। जैसे पिछले पेपर में ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट था नहीं, सीएचएन था, अब सीएचएन में बड़े एमसीक्यू बनते नहीं है, या तो ईयर पूछेंगे या सिंगल लाइन का क्वेश्चन पूछेंगे, तो मुझे उस समय थोड़ा महसूस हुआ कि क्यों नहीं एक बड़ा पेपर आपके लिए तैयार किया जाए जिसमें आप ऐसा महसूस करेंगे ये सही का पेपर दे रहे हैं, है ना। पिछले पेपर में बड़े क्वेश्चन नहीं थे, इस बार मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, बार बार आपको हिंट दे रहा हूं, और इतना आपसे वादा करता हूं कि आप जहां से पढ़ के आओगे वहां से नहीं मिलेगा, है ना। फिर उबासी ले रहे हो आप, खड़े हो जाओ, उबासी लेके पीछे नहीं रहो, खड़े हो जाओ, ऐसे बैठे वैसे, हाँ क्यों क्या हुआ आप लेते पड़े, तो फोन पे बात की तो बेटा, और थकान क्यों, नींद आ रही है, आई डोंट लाइक, है खड़े रहो, कितने बदमाश। अब कितने सारे बैक्टीरिया मार्केट में आए होंगे, आसपास के बच्चों ने मुंह खोल रखा है, क्रॉस इन्फेक्शन कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट ऐसे तो स्नीजिंग कफिंग उबासी, बैठो बेटा। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एक इन्वेस्टिगेशन बच्चों यहाँ पर जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, रेनॉल्ड डिजीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, पर्गर डिजीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स भी बोलते हैं, ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स भी बोलते हैं, जैसे एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स ABPI। कल की क्लास में मैंने आपको अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज के ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था,
अडल्ट के अपर लो एक्सट्रीमिटीज के बारे में मैंने कहा था, लो एक्सट्रीमिटीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और डायस्टोलिक, वही मैंने चिल्ड्रन की बात की थी, डज नॉट। अभी यहाँ पर यदि पेशेंट को पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज या बाइटर डिजीज या रेनॉल्ड डिजीज होगा तो लोअर एक्सट्रीमिटीज की ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा। जब लोअर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज के ब्लड प्रेशर का हाईएस्ट पॉइंट अपर एक्सट्रीमिटीज के ब्लड प्रेशर का हाईएस्ट पॉइंट से डिवाइड करना है और उसका जो वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू इंडिकेट नॉर्मल या यू आर ऑन रिस्क टू डेवलप पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। पहले आपको समझना, एग्जाम में बड़े अच्छे एमसीक्यू बनते हैं यहाँ पर। एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स इज रेशियो ऑफ ब्लड प्रेशर स्पेशली एंकल टू अपर आर्म। लो एक्सट्रीमिटीज का ब्लड प्रेशर, एंकल का ब्लड प्रेशर और अपर आर्म के ब्लड प्रेशर को हम लोग डिवाइड करेंगे। Compared to arm, lower blood pressure in a leg suggests blockage of the arteries due to peripheral arterial disease। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं मेंशन किया है एक डिवाइस आपको, जो माइनर डिफरेंस होता है ना वो हम मैनुअली नहीं ले पाते हैं। ये डिवाइस क्या एक तरीके का डॉपलर है, क्या है? यू नो डॉपलर, फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए यूज करते हैं। ये आर्टरी के साउंड को सुनने के लिए यूज करते हैं, इसका नाम है हैंड डॉपलर। क्या बोलते हैं? हैंड डॉपलर। जैसे नॉर्मली आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, सपोज अपर एक्सट्रीमिटीज की हम बात करें, ये आपका अपर एक्सट्रीमिटीज है और अपर एक्सट्रीमिटीज में यहाँ से आर्टरी आती है, इसका नाम है ब्रेकियल आर्टरी। क्या बोलते हैं? दैट इज योर ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। और यहाँ पर हम लोग बीपी कप को अप्लाई करते हैं। इस एरिया में जो एक फोसा होता है उसको बोलते हैं एंटीक्यूबाइटल फोसा। क्या बोलते हैं? एंटीक्यूबाइटल फोसा। और जब हम अपर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो कौन सी आर्टरी का प्रेशर चेक करते हैं? ब्रेकियल आर्टरी। लोअर एक्सट्रीमिटीज में जब प्रेशर चेक करते हैं तो पॉप्लिटियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? अच्छा टेल मी, पॉप्लिटियल आर्टरी लोकेटेड वेयर? नी, above the knee, below the knee, front of the knee, behind the knee, behind the knee, है ना? सिर्फ नी से काम नहीं चलाना, एग्जाम में ऐसे पूछेगा, फ्रंट ऑफ द नी, बिहाइंड ऑफ द नी, अबव द नी, बिलो द नी, दैट इज बिहाइंड ऑफ द। चश्मे वाले भैया, क्या हुआ बेटा, आज कुछ ज्यादा ही टफ सब्जेक्ट तो नहीं है? हैं? आप सुबह आए थे कंप्यूटर वाली क्लास में? आप आए थे तो नालायक क्यों आपको बस आ रही? बच्चे सुबह 9 बजे से बैठे, 10 बजे से बैठे, दे शुड बी सिट एज एनर्जेटिक। ध्यान रखना, नेक्स्ट ट्यूसडे में दोनों ही अच्छे मार्क्स आना, अच्छी पढ़ाई करना, नहीं तो उबासी का भुगतान करना पड़ेगा। आपसे पीछे, हाँ ठीक, ऐसे उबासी लेके ऐसे दिखेंगे। अब हमें ये जो डॉपलर आपके सामने पुट किया है, हैंड डॉपलर से ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों इमेज दिया आपके सामने। फॉर्मूला क्या कहता है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स का? हाईएस्ट प्रेशर इन अ राइट फुट डिवाइड हाईएस्ट प्रेशर इन अ बोथ। यदि राइट फुट का हाईएस्ट प्रेशर 120 था और बोथ आर्म का भी हाईएस्ट प्रेशर 120 से 120 चला गया, आंसर क्या आया? दैट इज नॉर्मल। दैट इज, अब ये जो वैल्यू है ये पॉइंट में डिफरेंस आता है, ये पॉइंट में डिफरेंस। रीडिंग याद रखना, अपर एक्सट्रीमिटीज का हाईएस्ट प्रेशर, लोअर एक्सट्रीमिटीज का, there's a formula I have put it here, highest pressure in a right foot, जरूरी नहीं राइट और लेफ्ट का भी हो सकता है। जो एक्सट्रीमिटीज आपकी अफेक्टेड है, ये मैंने फुट का इमेज दिया हुआ है। ये आपको अभी जो डिवाइस बताई थी वो डिवाइस का फोटो दिखा है, हैंड डॉपलर। और इस डॉपलर से हम लोग एक्यूरेट रीडिंग को फाइंड आउट करते हैं। तो हाईएस्ट प्रेशर इनटू द एंकल, देन हाईएस्ट प्रेशर बोथ आर्म, दोनों आर्म का प्रेशर चेक करना। दोनों आर्म के ब्लड प्रेशर में 5 to 10 mm का डिफरेंस आ सकता है। तो दोनों आर्म का ब्लड प्रेशर चेक करना, दोनों आर्म में जो हाईएस्ट है उससे डिवाइड करना, और दोनों से जब आप डिवाइड करोगे और डिवाइड करने पर यदि आपकी वैल्यू 1 आती है, दैट इज नो पेरिफेरल वेस्कुलर, दैट मींस नॉर्मल। दैट मींस कहां की बात करें? एंकल। कहां की बात करें? और इधर अपर आर्म्स, इधर अपर आर्म्स। अब यहां डिफरेंशिएशन मैंने पुट किया है, एक इंडेक्स है यहां पर। If your value is 1.0 to 1.2, you have normal. There is no any finding indicate peripheral arterial disease. अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्या करते हैं कि एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स की वैल्यू above 1.2 है, what will indicate abnormal vessel hardening from the peripheral arterial या peripheral vascular disease। एक्शन क्या करना है? रेफर और मेजर टू द टो प्रेशर, फर्दर और एक्यूरेसी के टो का प्रेशर चेक करना। यदि वैल्यू 0.90 या 0.99 मिल रहा है तो भी हम कहेंगे ठीक है। इफ योर वैल्यू गोइंग टू बी डिक्रीज 0.80 से लेकर 0.89, सम आर्टेरियल डिजीज, यू आर ऑन रिस्क टू डेवलप पेरिफेरल आर्टेरियल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स का नॉर्मल रेंज कितना होता है? तो प्लीज आप बैक साइड से लिखना शुरू करिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एग्जाम के पर्पस ऑफ व्यू से, जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज का इन्वेस्टिगेशन है। ऑनलाइन वाले बच्चे पीछे पड़ गए, सर हमारी कंप्यूटर की क्लास कौन क्यों नहीं लगाई? बच्चों ये आपके काम की क्लास नहीं थी, ये ट्रिपल सी वाले बच्चों के लिए थी। ट्रिपल सी प्लस सर्टिफिकेट जो है जीएमसीएच चंडीगढ़ में नॉर्मली मांगते हैं। अभी पता चला आप कॉल करना शुरू कर दोगे टीम को कि हमारी क्लास नहीं आई। सभी ऑनलाइन बच्चे सुन लीजिए बेटा, आपके लिए नहीं थी। लिखा सभी ने? ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है, फोटो आए कभी, फॉर्मूला जरूर लिखिए।
ये मैंने राइट का पुट किया, आप लेफ्ट का भी पुट कर सकते हैं, कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। राइट। लिखा सभी बच्चों ने? नाउ वी आर गोइंग टू सी मैनेजमेंट। जैसे अभी मैंने आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ाया, और ये क्या थी बच्चों? ड्रग ऑफ चॉइस। किसका ड्रग ऑफ चॉइस था? रेनॉल्ड डिजीज किसका था? ठीक उसी तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बर्गर डिजीज, जेंथिनॉल निकोटिनेट। इसके सामने ब्रैकेट लिखना ड्रग ऑफ चॉइस। ये भी एग्जाम का आया हुआ एमसीक्यू है। जेंथिनॉल निकोटिनेट, इसको पेरिफेरल वैसोडाइलेटर ड्रग कहते हैं, दैट कॉमनली यूज्ड पेशेंट्स सफर द बर्गर डिजीज। इसका पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, बट ड्रग ऑफ चॉइस मुझे पर्टिकुलर ड्रग, तो आपको लिखना जेंथिनॉल निकोटिनेट। दैट्स अ पेरिफेरल वैसोडाइलेटर। कुछ साल लगा इसमें भी। लिखिए, आप पेन को रख दीजिएगा, कई सारे वन लाइन एमसीक्यू यहाँ पर बनेंगे। कभी कभी पूछना कि जेंथिन और निकोटिनेट जो ड्रग्स है, ये कहां से प्रिपेयर की जाती है? तो थियोफाइलिन। आपने थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, डेरिफाइलिन, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग सुना होगा। अस्थमा वाले पेशेंट को यूज करते हैं, सीओपीडी वाले पेशेंट को यूज करते हैं, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर वाले पेशेंट को यूज करते हैं। थियोफाइलिन ड्रिप से लिया गया ड्रग है, दैट प्रिपेयर फ्रॉम द थियोफाइलिन। आपको याद होगा मैंने मॉर्फिन पढ़ाया, निकोक्सिन पढ़ाया, उसमें भी मैंने कहा कौन सा ड्रग कहां से लेते हैं। और ऐसा पूछा जाता है कि जेंथिनॉल निकोटिनेट व्हिच इज प्रिपेयर फ्रॉम व्हिच सब्सटेंस, तो आपको क्या लिखना है? थियोफाइलिन मसल रिलैक्सेंट का काम करता है, रेस्पिरेटरी पासेजवे को रिलैक्स करता है। जब अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा देयर इज अ एलर्जिक डिसऑर्डर इन विच स्पाज्म ऑफ रेस्पिरेटरी पासेजवे, जैसे स्पाज्म होता है तो आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है, क्या होता है? और वहां पर हम लोग ब्रोंकोडायलेटर ड्रग के रूप में यूज करते हैं, और उसी थियोफाइलिन ग्रुप से जेंथिनॉल को हम लेते हैं। इसके अलावा इट इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड एज अ साल्ट विद नियासिन। अब इसका नाम लिखा जेंथिनॉल निकोटिनेट, और नियासिन का दूसरा नाम क्या है? निकोटिनिक एसिड। क्या बोलते हैं? दैट इज नाउन एज जेंथिनॉल निकोटिनेट। मतलब इस ड्रग को थियोफाइलिन से प्रिपेयर करते हैं, थियोफाइलिन से प्रिपेयर करने वाले कंपोजिशन को बोलते हैं जेंथिनॉल, और इस ड्रग को किसके साथ देते हैं? नियासिन। और नियासिन इज आल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड, इसलिए इस ड्रग का पूरा नाम क्या है? जेंथिनॉल निकोटिनेट। नियासिन क्या है? विटामिन बी3। हो सकता है नियासिन की जगह विटामिन बी3 लिखा हो। ऐसा भी पूछा जा सकता है, जेंथिनॉल एडमिनिस्टर विद व्हिच विटामिन? विटामिन बी। अब बी3 की जगह नियासिन हो सकता है, निकोटिनिक एसिड हो सकता है। तो ये वन लाइन में बहुत सारे एमसीक्यू यहां पर बनने की संभावना है। आई हैव पुट इट देयर।
ये जो ड्रग है, ये जो सब्सटेंस है, ये स्पेशली बर्गर डिजीज में क्यों देते हैं? बिकॉज कैन इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड वंस इनसाइड द सेल it can cause increase in the glucose metabolism and glucose metabolism can increase your energy or that energy will help to increase blood flow into the arteries. तो ये मैकेनिज्म साथ में नोट डाउन करना बेटा, प्लीज राइट डाउन। नियासिन के साथ आप लिख सकते हो विटामिन B3। नोट्स सभी बच्चों को मिल गए थे? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको नहीं मिला? जिसने फॉर्म भरा है तो रिसेप्शन पे जाके कलेक्ट कर लेना बेटा। सो बाकी ये ड्रग कुछ कुछ कंडीशन में अवॉइड करना होता है और ये इसकी मेन ड्रग है। सीवियर ब्लीडिंग पेशेंट को है और उसको बर्गर डिजीज की ससेप्टेबिलिटी तो नहीं देते। रिसेंट हार्ट अटैक वाले पेशेंट में यदि बर्गर डिजीज तो नहीं देते। स्ट्रोक और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ सिचुएशन है जहां पर इस ड्रग को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंसीडर करते हैं। सीवियर ब्लीडिंग, रिसेंट हार्ट अटैक, स्ट्रोक, स्ट्रोक दैट इज कॉल्ड सीवीए, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। अडल्ट में पर ऑरली हम दें तो रिकमेंडेड 3 ग्राम पर डे ये डोज है। रिकमेंडेड डोज पूछते एग्जाम में ज़ेनिनोल का अराउंड 3 ग्राम पर डे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग का नाम बताऊंगा उन बच्चों के लिए जिसके दोस्त जो नहीं जिनके दोस्त सिगरेट पीते हैं, है ना? आप तो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हो, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई है तो ड्रग का नाम बताऊंगा, ड्रग उसको देना स्टार्ट करो, वो सिगरेट छोड़ देगा, है ना? मैंने कहा था स्मोकिंग वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। इधर उधर एक दूसरे की तरफ नहीं देखो, है ना? उससे पता चलता है कौन सस्पेक्टेड है। दैट इज साइबन। ध्यान से देखिए बच्चों, साइबन मोस्ट हेल्पफुल नॉन निकोटिनिक मेडिकेशन इज यूज्ड टू प्रमोट स्मोकिंग सीजेशन नॉट पीना। सीजेशन का मतलब होता है स्टॉप। मेडिकल शॉप पे लाना, ये टैबलेट डेली देना है 15 डेज तक और धीरे धीरे जो भी आपका फ्रेंड सर्किल में है तो सिगरेट पीना बंद कर देगा। यहाँ पर मैं कहा स्मोकिंग वन ऑफ द फैक्टर कैन कॉज बर्गर डिजीज, तो उसको आप साइबन, दैट्स अ नॉन निकोटिन मेडिकेशन। नाइसल्पिरॉन पढ़ते हो, उसका उपयोग भी पता है? नर्सिंग मैनेजमेंट, हाँ लिखो। तो नर्सिंग मैनेजमेंट तो पेशेंट को बोला भाई क्रॉस लेग ना बैठे, बिकॉज पेशेंट सफर विद पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, बर्गर डिजीज। क्रॉस लेग को पता है ना, जैसे आप कभी कभी क्लास में बैठे हो, क्रॉस लेग को अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, टॉबैको अवॉइड करना है, कैफीन अवॉइड करना है, ये सभी वैसे कॉन्स्टिट्यूट ड्रग है। तो यहाँ पर जो आर्टेरियल डिजीज अपनी खत्म होती है, हम नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डिजीज को स्टार्ट करते हैं, हाइपरटेंशन। Now next disease we are going to start hypertension. हाँ बेटा, हाइपरटेंशन गोइंग टू स्टार्ट। एक सुना हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया जहां पर आपका बॉडी टेम्परेचर जो है लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहीट होता है।
जैसे हाइपोथर्मिया, और हाइपोथर्मिया का भी दूसरा नाम क्या है? साइलेंट किलर। अच्छा, हाइपोथर्मिया को तो साइलेंट किलर कहते हैं, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज एसिम्प्टोमेटिक, सिम्टम्स नहीं दिखते इनिशियली। हाइपरटेंशन, अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहते हैं कि यार मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एक या दो या चार बार ब्लड प्रेशर बढ़ने को हाइपरटेंशन नहीं कहते। कंसिस्टेंट एलिवेशन, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, दैट वी कैन से हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होता है, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से साइलेंट किलर। तो हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन है ब्रेन हेमरेज। क्या होता है? ब्रेन हेमरेज कैन कॉज सीवीए, कैन कॉज, और सीवीए कैन कॉज डेथ। तो इसलिए सिम्टम नहीं दिख रहा है आपको, लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कभी आपको सीवीए होगा और सीवीए होने के बाद आपकी डेथ हो जाएगी, देन यू कैन फाइंड आउट कि पेशेंट को हाइपरटेंशन था। अच्छा, अभी कुछ नई गाइडलाइन आई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं, एक वर्ड सुना होगा सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक आपने सुना होगा, ना बेटा, टॉप नंबर ऑफ ब्लड प्रेशर। अब आएंगे डायस्टोलिक पास। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, टॉप नंबर, टॉप नंबर ऑफ ब्लड प्रेशर, टॉप नंबर रीडिंग हो सकते हैं, टॉप नंबर ऑफ ब्लड प्रेशर। देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या बॉटम नंबर, बॉटम नंबर ऑफ ब्लड प्रेशर, या बोल सकते हैं ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट। भाई हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी एक्टिविटी होगा ना। डायस्टोलिक बोल सकते हैं ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ऑफ हार्ट। मतलब सिस्टोलिक टॉप रीडिंग जो ब्लड प्रेशर होगा दैट इज 120, कितना है? 120। और डायस्टोलिक 80। एक और रीडिंग है 16 11 किलो पास्कल। क्या बोलते हैं? किलो पास्कल। ध्यान से समझिए बच्चों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाईएस्ट या टॉप नंबर ब्लड प्रेशर, या ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट एक्टिविटी होगा, व्हेन योर हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टेड, दैट रिफ्लेक्टिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, व्हेन योर हार्ट इज रिलैक्सिंग, दैट रिफ्लेक्टिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मैंने कहा कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम है बॉटम नंबर ब्लड प्रेशर, या ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। 120 80 mm ऑफ है। एक और यूनिट हम पढ़ते हैं 16 11 किलो पास्कल, केपीएल। केपीएल जैसा किलो पास्कल। ये तो बात हो गई नॉर्मल ब्लड प्रेशर। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटेंशन? दैट्स नॉर्मल। हाइपरटेंशन क्या होता है? उच्च रक्तचाप। क्या होता है? नोबडी नोस। नोटबुक में नहीं देखो, ऐसे ही बताओ। 140 बाई, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं नाउ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इट चेंज वैल्यू। देखिए ये क्यों बता रहा हूं, रिसेंट एमसीक्यू आया था, जिन्होंने पूछा कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ग्रेड फर्स्ट या स्टेज फर्स्ट ऑफ हाइपरटेंशन की रीडिंग कितना होता है, वो मैं अभी आपको शेयर करूंगा। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन भी बदली उन्होंने, हाइपरटेंशन की डेफिनेशन भी बदली। मैं अभी तक जो आप पढ़ते आए वो भी बताऊंगा, नई डेफिनेशन क्या आएगा आपको मैं वो भी बताऊंगा। हमें नई वाली डेफिनेशन को याद रखना है, क्योंकि जो चेंजेस होता है ना वो जरूर पूछते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपके पास 120 है, और डायस्टोलिक कितना है, और किलो पास्कल में 16 बाई 11। अब जो यूनिवर्सल डेफिनेशन आप आज तक पढ़ते आ रहे थे, persistent elevation of systolic blood pressure more or equal 140, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर और इक्वल 90, ये वैल्यू आज तक हम पढ़ते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अभी जो नई गाइडलाइंस आई है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर विद सिस्टोलिक बिटवीन 120 से 129, 40 तक जाना नहीं है, बिटवीन 120 से 129 एंड डायस्टोलिक लेस देन 80, लेस देन 80, दैट इज कंडीशन। देखिए सिस्टोलिक कितना, 120 से, नॉट लेस देन, मोर देन, सॉरी, 120 से 129, और डायस्टोलिक मोर देन 80। भाई 80 क्या था, नॉर्मल था। अब 80 से ज्यादा होता है और 120 से 129 होते हैं, हम कह सकते हैं द पेशेंट सफर विद हाइपरटेंशन। ये याद करना है, पहले वाली डेफिनेशन सबको आती है, और इसके सामने ना 4-5 स्टार लगा लेना बेटा। आगे ग्रेडिंग की जो बदला वो भी बताऊंगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यदि ऐसा नहीं पूछना अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन तो अपना यूनिवर्सल याद रखिएगा, वो ऐसे पूछेंगे अकॉर्डिंग टू द AHA डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन। प्लीज राइट डाउन एवरीवन, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर विद सिस्टोलिक प्रेशर बिटवीन 120 से 129, 130 से फिर आपका स्टेज फर्स्ट आ जाएगा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 80, मोर देन 80 करना बेटा। इट्स ओवर। आपकी बुक में ये ओल्ड क्लासिफिकेशन दिया होगा, जिसमें स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड हाइपरटेंसिव क्राइसिस, देखो जरा बुक्स में, देखो बुक्स में, किसी के पास बुक होगी। हुआ? इसमें दो डेफिनेशन पढ़ा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन लिखा होता ना, तो ही बदले हुए पैरामीटर्स लिखना।
अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, तो आपको नई वाली डेफिनेशन लिखना। अदरवाइज सिस्टोलिक मोर एंड इक्वल टू 140, डायस्टोलिक मोर और इक्वल टू 90 इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। आगे समझ में? और चेंज करके पूछे कि अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन तो 120 से 129 मोर देन 80। दोनों समझ में आ गया? अब दो क्लासिफिकेशन बताऊंगा, एक ओल्ड क्लासिफिकेशन जिसमें हर बार एक एमसीक्यू आता है, एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने नया क्लासिफिकेशन दिया, हमें दोनों याद करना है। जब अमेरिकन हार्ट का वर्ड यूज होता है तो नया पैटर्न पे जाना है, जहां कुछ भी नहीं लिखा होता है तो अपना ऑलवेज जो पैटर्न चला रहा है उसके बारे में हमें याद होना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने क्लासिफिकेशन पुट किया, ध्यान से देखिएगा। कैटेगरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक, प्लीज समझिएगा। हाइपोटेंशन, जैसे हमने पढ़ा कि नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर 120 80 mm ऑफ एचजी है, यही ब्लड प्रेशर 140 और 90 या और मोर, इसको हमने क्या कह दिया बच्चों? हाइपरटेंशन। यही पता है ना? नॉर्मली 120 80 था, 120 से 140 चला गया, 80 से 90 चला गया या उससे ज्यादा हो गया, उसको हमने कहा था हाइपरटेंशन। क्या कहा? हाइपरटेंशन। यदि यही ब्लड प्रेशर 90 60 mm ऑफ एचजी हुआ तो इसको हम कहेंगे हाइपोटेंशन। क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन। और यही ब्लड प्रेशर इन्फेंट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। 1 ईयर बच्चे का ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होगा? हाइपोटेंशन। और इसी को हम कह सकते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एक साल के बच्चे का नॉर्मल बीपी 90 60 आता है, सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 60। अभी जो मैं क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूं, मैं इसी कैटेगरी वाला क्लासिफिकेशन बता रहा हूं जिसके बारे में एग्जाम में नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछे गए, बट अभी एक नई गाइडलाइन आई है, वो भी हमें याद रखना है, हो सके उसके बारे में पूछ ले। तो 120 80 इज नॉर्मल इन एडल्ट, 140 90 और मोर देन दैट वी कैन से हाइपरटेंशन, 90 और 60 और लेस देन दैट वी कैन से हाइपोटेंशन, और 90 60 दैट्स अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द इन्फेंट। इसका नॉर्मल है एक साल के बच्चे का नॉर्मल ब्लड प्रेशर। मैंने ये मेंशन किया है, हाइपोटेंशन लेस देन 90 लेस देन 60, नॉर्मल 90 टू 119, 60 टू 79, क्योंकि 120 तक हम लोग कंसीडर करते हैं, इधर कहां तक कंसीडर करते हैं? 80 तक। देन प्री हाइपरटेंशन 121 से लेके 139, इधर 80 टू 89। प्री हाइपरटेंशन का मतलब वार्निंग ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन डेवलप होने से पहले का फेज मींस 120 140 का फेज, उधर 80 और 90 का फेज। अभी मैंने क्या कहा? 90 से ज्यादा 140 से ज्यादा हाइपरटेंशन, 120 80 नॉर्मल, इन दोनों का बीच का फेज होगा प्री हाइपरटेंशन। क्या होगा? प्री हाइपरटेंशन। दैट इज 121 से लेके 130, 140 होती तो हाइपरटेंशन कहलाएगा, 90 होती तो हाइपरटेंशन कहलाएगा। अभी कहा ना मोर और इक्वल, है ना? तो नॉर्मल और हाइपरटेंशन के बीच का जो ब्लड प्रेशर है दैट इज कॉल्ड प्री हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? देन स्टेज 1 140 से 159, 140 तक तो अपना हाइपरटेंशन स्टार्ट होने वाला था, 140 से पहले और 120 के बाद वाला प्री हाइपरटेंशन था। तो जैसे ही आपका 140 से 159 पहुंचता है और 90 टू 99 पहुंचता है तो स्टेज 1 स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। और ये 160 160 टू 179 और 100 टू 109 दैट इज अ स्टेज 2। कैटेगरी आपको बता रहा हूं, प्री, नॉर्मल, हाइपो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। स्टेज थर्ड 180 से ज्यादा और 1110 से ज्यादा। अब एक बहुत मजेदार वर्ड सुनिएगा, कोई भी डिजीज ट्रीट नहीं होता है, जैसे सीवियर डिजीज है वो ट्रीट नहीं होता तो किस फॉर्म में चला जाएगा? वेरी सीवियर। एक बच्चा क्राइसिस, ये भी सुना होगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस, है ना? यहां तक जो कैटेगरीज हम देख पा रहे हैं ये हाइपरटेंशन की कैटेगरी है। यदि आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से लेके 140 और मोर चला गया, आप देखिएगा डायस्टोलिक की बात कर रहा हूं, सिस्टोलिक तो बढ़ता ही है। इफ योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन या इक्वल टू 120 टू 140 mm of Hg, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव, इसको ट्रीट करने के लिए ड्रग भी स्पेशल है। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब डेवलप होता है? व्हेन योर पेशेंट डज नॉट रिस्पोंड ऑन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जो ड्रग उसको दे रहा है उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ट्रीट नहीं हो रहा है, तो अगला कंडीशन क्या हो जाएगा? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगला कंडीशन क्या हो जाएगा? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये आगे मैं अलग से बताऊंगा, तो याद रखिएगा, वहां पर जब बताऊंगा तो आपको सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और 40 से ज्यादा, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या कहते हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। प्लीज राइट डाउन। यहाँ जो एग्जाम में पूछने लायक एमसीक्यू जो आता है बच्चों, स्टेज फर्स्ट पे आया हुआ है, स्टेज सेकंड पे आया हुआ है, ये दोनों पे बहुत बार पूछा हुआ है। इसकी रेटिंग पूछते हैं। आपको हाइपरटेंशन सबको पता है, हाइपरटेंशन सबको पता है, नॉर्मल सबको पता है, ये दोनों वैल्यू आपको अच्छे से याद रखना है। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिस्टोलिक में 20 का डिफरेंस चल रहा है, डायस्टोलिक में 10 का चल रहा है। लिख लिया बच्चों? हाइपरटेंसिव क्राइसिस की वैल्यू, ये कौन सा ब्लड प्रेशर है?
याद रखना डायस्टोलिक की तरफ बढ़ जाता है ना। वैसे ऑलवेज डायस्टोलिक डेंजरस होता है कंपैरिजन टू द सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जब आपका 120 से 140 और ज्यादा हो जाता है, दैट कंडीशन इज अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। आई थिंक ये फंडामेंटल आपने पढ़ा होगा, सीसन ने फंडामेंटल्स को मैं अच्छे से रिवाइज करवा देता हूं आपको। पहले इसको समझना, ये नई गाइडलाइंस है और इसी से उन्होंने एमसीक्यू पूछा था, तो ये भी हमें याद करना है। एग्जामिनर जो ऐसे काम करता है, यहाँ पर आप देखिएगा ब्लड प्रेशर कैटेगरी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अपर चैम्बर, डायस्टोलिक इन लोअर चैम्बर, तो सबको पता कि 120 से लेके 80 और इससे कम को इन्होंने नॉर्मल माना है। 40-45 ईयर के बाद में ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल से ज्यादा ही मिलता है। आज आज जैसे आप जिस फेज में हो, तो किसी न किसी स्ट्रेसर की वजह से आप स्ट्रेस लेते होंगे। वो स्ट्रेसर नौसेट का एग्जाम हो सकता है, वो स्ट्रेसर बढ़ती हुई एज हो सकती है, वो स्ट्रेसर घर वालों का प्रेशर हो सकता है, वो स्ट्रेसर फाइनेंशियल इश्यू हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर आपको क्या कॉज करता है? स्ट्रेस। क्या कॉज करता है? और स्ट्रेस कॉज क्या करता है? हाइपरटेंशन। क्या कॉज करता है? हाइपरटेंशन। दो चीजें मैं आपको बताता हूं। जब कभी, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी मॉर्निंग में जब आप वेकअप करते हो, उठते हो, वेकअप करते समय ऑक्सीपिटल हेडेक हो रहा हो, दिस इज ऑक्सीपिटल, यहां पर हेडेक हो रहा हो और थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा हो, यू आर सस्पेक्टेड टू डेवलप हाइपरटेंशन। नोट करना, और उसी समय ब्लड प्रेशर को चेक करना। जैसे ही ऑक्सीपिटल एरिया का प्रेशर बढ़ेगा ना, तो ऑक्सीपिटल एरिया का दूसरा नाम है विजुअल एरिया। नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा, प्रोकास एरिया, वर्निक्स एरिया, दैट इज अ विजुअल एरिया। और यहां से आपका विजन रेगुलेट होता है, तो आपको ब्लरी विजन का फेस फ्रेश हो जाएगा, चेहरा एकदम रेड हो जाएगा। ये तीन चीजें जब दिख जाए ना, तुरंत बीपी इंस्ट्रूमेंट को निकालना, बीपी चेक करवाना। दैट इज इंडिकेटेड टू इंडिकेट यू आर गोइंग टू बी डेवलप हाइपरटेंशन। ऐसा होता है किसी को? नहीं होता है, तो होना भी नहीं चाहिए इस उम्र में, इस एज में तो होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये इंडिकेटर है, सुबह उठते ही पीछे से सर दर्द करेगा, बिना चश्मे आपको थोड़ा ब्लरी दिखेगा। हम जैसे लोगों को वैसे ब्लरी दिखता है ना, बट वह थोड़ा ब्लरी दिखेगा और चेहरा थोड़ा रेड होगा। दीज आर द इंडिकेटिव और कार्डिनल साइन टू इंडिकेट पेशेंट सफर विद हाइपरटेंशन। ओके फाइन। ये जो कैटेगरीज आपके सामने पुट कर रहा हूं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अभी मैंने आपको हाइपरटेंशन पढ़ाया अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अनुसार, वहां मैंने आपको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर का मीनिंग क्या बताया बच्चों? 120 से 120 और लेस देन, सॉरी लेस देन नॉट मोर देन 80 से 80 तक ही है ना। यहां पर भी उन्होंने गलत लिखा है, मैंने आपको मोर करवाया था। ओके, दूसरी चीज देखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर स्टेज फर्स्ट, अभी जो मैंने अपना बताया उसमें स्टेज फर्स्ट कहां से था? 140 से 159, 159। यहां इन्होंने स्टेज फर्स्ट माना है 130 से 130 और 80 से 89। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड, इन्होंने माना 140, और जो वहां क्या था? हाइपरटेंशन था, जो वहां क्या था। और यहां पर इन्होंने किसमें डाल दिया? स्टेज 2 में। ये एमसीक्यू कॉम्पिटेटिव एग्जाम आया था, जो सारे बच्चे गलत करके आए थे। अब दोबारा ये गलती हमें नहीं करना, दोबारा पूछे। बाकी हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मैंने अभी आपको बताया था कि 120 से 140, और इन्होंने हायर देन 180, और इधर है 180 से ज्यादा, इधर है 120 से ज्यादा। तो इस चार्ट को नोट डाउन कर लेना, और इसके सामने भी इंपॉर्टेंट लिखना बच्चों। कंसल्ट विद योर डॉक्टर इमीडिएटली। जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस लिखा हुआ है उसके नीचे लिखना बच्चों, कंसल्ट विद योर डॉक्टर इमीडिएटली। ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस के नीचे ऐड करना। आगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी या कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे, तो 95% कॉज अननोन है। पता ही नहीं हमें कि हमारा तापमान क्यों बढ़ रहा है, या ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। तो 95% कॉज अननोन है, ओनली 5% नाउन कॉज है। हाँ, उसको लेस देन करना है, थोड़ा करेक्शन में और चेक करूंगा इसको, है ना, क्योंकि 80 से कम मैं तो कंसीडर नहीं कर सकता। आई कैन वेरीफाई टुमारो, आई विल डिस्कस। लिख लिया सभी ने? हाइपरटेंसिव क्राइसिस के नीचे ब्रैकेट में लिखना है, कंसल्ट विद योर डॉक्टर इमीडिएटली, दैट सिचुएशन व्हिच कैन कॉज सीवियर सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। नेक्स्ट चले। नाउ द यूरोलॉजी और अननाउन 95%।
मतलब आप सोचिए हाइपरटेंशन के 95% कॉज का अभी तक नहीं पता है कि मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ा तो क्यों बढ़ा, बट 5% नाउन कॉज भी आपको मिलेंगे, दैट इज अदर कॉज में एज, इट इज मॉडिफिएबल और नॉन मॉडिफिएबल, और नॉन मॉडिफिएबल। एज के साथ साथ में, एज में क्या होता है, ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी जो है ना, वो इलास्टिसिटी वीक होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एज, रीनल डिजीज, इट में एक्यूट रीनल फेलियर और इट में क्रॉनिक रीनल फेलियर, और रीनल फेलियर कैन कॉज हाइपरटेंशन। जेनेटिक फैक्टर, मदर या फादर को किसी को है तो आपको हो सकता है। ड्रग्स में अल्कोहल, दारू पीने वालों को हो सकता है। अल्कोहल कौन सा, सुबह सुबह आप लोग चाय पीते हो, बॉर्नविटा पीते हो, कुछ लोग सुबह सुबह क्या पीते हैं, अल्कोहल, वो सुबह मंदिर पे ही मिलेंगे, है ना, उनको क्या होने की संभावना है, फिर वो क्या कहेंगे, ये तो अल्कोहल जो है हाइपरटेंशन को ठीक करता है। वो कौन कहेंगे, जो ये पीते हैं। कभी भी अल्कोहल हाइपरटेंशन को ठीक नहीं करता, इट कैन सप्रेस योर नर्वस सिस्टम एंड यू आर गोइंग इंड्यूस स्लीप, है ना, जैसे आंख खुलेगी फिर टेंशन शुरू हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, चाय की जगह सुबह दोपहर शाम आर्टीरियल डिजीज हमने पढ़ा, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, ओवर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन एड्रेनालिन और एंजियोटेंसिन, ये दोनों वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, तो इन दोनों की वजह से भी ज्यादा सिंथेसिस होने की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्पेशली ये आपको याद रखना, अननोन कॉज कितना बचा, 95, तो फास्ट फास्ट लिखिएगा। तभी तो मैंने आपको कहा था कि हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज साइलेंट किलर, बिकॉज कॉज का नहीं पता, सिम्टम का नहीं पता है, और पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये बच्चों, then type of hypertension like primary or essential, elevated blood pressure without an identifiable cause, इसमें एज अभी मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताया, फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, बट दैट विल बी अगेन 95%। जैसे कॉजेस में मैंने आपको कहा कि अननोन कॉज 95% है। दो टाइप्स पढ़ा हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी में आपसे पूछे प्राइमरी हाइपरटेंशन तो कितना परसेंट फाइंड आउट होता है, 95%, मतलब जिसके कॉजेस नहीं है। वहीं मैं बात करूं सेकेंडरी, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर विद स्पेसिफिक कॉज, दैट इज अराउंड 5 टू, देखिए जिसके कॉज का पता है, कॉज मैंने कहा था एज हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, इनकी वजह से ब्लड प्रेशर जो मिलता है वो 5 टू 10%, और अननोन कॉज की वजह से जो मिल रहा है वो 95%। तो ये एमसीक्यू आता है कि प्राइमरी कितना परसेंटेज होता है, सेकेंडरी कितना परसेंट, यह क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो दोनों में आप याद रखिएगा, अननोन में भी 95, प्राइमरी में भी 95। So then now next, precipitating factor, precipitating factor को हम बोल सकते हैं बच्चों रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर, और रिस्क फैक्टर ऑलवेज इट मे और इट माइट कैन कॉज, कहीं पर भी रिस्क फैक्टर हम यूज करते हैं, कॉज का मतलब होता है वो फैक्टर जो डिजीज कॉज करता है, और रिस्क फैक्टर का मतलब होता है वो कॉज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, इट मे और इट मे नॉट बी और इट माइट बी। जैसे स्ट्रेस, आपको याद हो तो मैंने हार्ट का भी स्ट्रेस कॉज बताया था, वो हार्ट का स्ट्रेस था, दैट इज स्ट्रेस। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, अभी मत बोलना सर तनाव, क्या होता है स्ट्रेस, हम कई बार बहुत स्ट्रेस में से तुर रहे, आज बात मत कर, है? क्या होता है स्ट्रेस, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, कंडीशन दैट अकर ड्यू टू स्ट्रेसर, वो कंडीशन जो किसके द्वारा डेवलप होता है, स्ट्रेसर के द्वारा, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेसर कौन है, एक एग्जांपल देता हूं, आप 5 लाख रुपए कहीं से लेके आ रहे हो घर से, बैंक में जमा करने जा रहे हो और बैग छीन के कोई भाग गया, क्या होगा, स्ट्रेस, क्या होगा, स्ट्रेस। आपके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई, क्या होगा, स्ट्रेस, क्या होगा। या फिर एसी फर्स्ट क्लास का टिकट था और प्लेटफॉर्म में जैसे पहुंचे ट्रेन जा रही है, क्या होगा, स्ट्रेस होगा। आज ही नया मोबाइल लेके आए
और चोरी हो गया। और आजकल तो बच्चों की कुछ ना पसंदीदा, लाइक वाटर बोतल, लाइक पसंदीदा बैग, कलर, वो मिस हो जाता तो भी वो किस में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो स्ट्रेस का मतलब जो भी स्ट्रेसर है, जिनकी वजह से कंडीशन कॉज होती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्ट्रेस, इज कॉल्ड। और जैसे ही स्ट्रेस होगा तो आपके बॉडी में, किडनी में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दो हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आपके ब्रेन में एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। देन यू फील दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जब भी पूछे, स्ट्रेसर के द्वारा डेवलप जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस वन ऑफ द फैक्टर कैन कॉज हाइपरटेंशन। ओके फाइन। नेक्स्ट वन, ओबेसिटी। ओबेसिटी दैट इज अ मोटापा। नाइट, हाई सोडियम, लो कैल्शियम, लो पोटेशियम। एक वर्ड लिखा हाई सोडियम। आप कभी विलेज में जाओगे ना, तो विलेज में जो लोग खाना खाने बैठते हैं, वो सब्जी को बिना टेस्ट किए पहले क्या मका लेते हैं, नमक, और डाल भी देते हैं। दैट काइंड ऑफ साल्ट कैन कॉज हाइपरटेंशन। क्या कर सकता है, हाइपरटेंशन। तो सोडियम भी है, जरूरत से ज्यादा लोगे हाइपरटेंशन कर सकता है। सब्सटेंस अब्यूज लाइक सिगरेट, अल्कोहल, कोकीन, फैमिली हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने आपको बताया। एज, जैसे मैंने कहा, कैन डिक्रीज इलास्टिसिटी। मैंने कहा एज की वजह से हाइपरटेंशन क्यों होता है, आपकी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है, दैट कैन आर रिस्पांसिबल कॉज हाइपरटेंशन। यहां तक लिख लीजिएगा। स्ट्रेस, ओबेसिटी, नाइट में हाई सोडियम लिखना, लो कैल्शियम, लो पोटेशियम। कैल्शियम कम होने से, पोटेशियम कम होने से ब्लड वेसल्स कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली। सिगरेट, अल्कोहल, कोकीन ऑलरेडी हमने पढ़ा। तो फैमिली हिस्ट्री और एज जो है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। एडिशनल ऐड करेगा हाइपरलिपिडीमिया, जहां पर एलडीएल का लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, ये आर्टीरियल डिजीज कॉज करेगा, और आर्टीरियल डिजीज आपको हाइपरटेंशन कॉज करेगा। टाइप 2 डायबिटीज। डायबिटीज टाइप 2 कैन कॉज नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी कैन कॉज रीनल फेलियर, और रीनल फेलियर कैन कॉज हाइपरटेंशन। आप डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज लिखा है, या डायबिटीज मेलाइटस को बोल सकते हैं, इज द मोस्ट कॉमन कॉज, कैन कॉज क्रॉनिक रीनल फेलियर, और क्रॉनिक रीनल फेलियर कैन कॉज नेफ्रोपैथी, और नेफ्रोपैथी कैन कॉज रीनल फेलियर। इट्स एवरीवन। तो ये वो फैक्टर है, इट मे और मे नॉट बी कैन कॉज। स्ट्रेस हाइपरटेंशन कर सकता है, ओबेसिटी कर सकता है, सोडियम ज्यादा लोगे डाइट में हाइपरटेंशन कर सकता है, सिगरेट पीने से, अल्कोहल पीने से, कोकेन यूज करने से, परिवार में किसी को हाइपरटेंशन तो आपको हो सकता है। एज जो है नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर है, एज को रोका जा सकता है, रोकना चाहोगे, क्यों भाई, हाँ, लंबा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कई जगह से रिसर्च चल रही है कि वो एज को जो है, एज की वजह से बॉडी में होने वाले चेंजेस को रोक सके, बट अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। आप चाह करके भी अपने बर्थ डेट को भुला नहीं पाओगे, मनाओ मत अलग बात है ना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं वक्त के साथ चलो, वक्त आपसे आगे चला गया तो आप पीछे रह जाओगे। टाइम के साथ चलो, कई सारे बच्चे प्लानिंग करते रहते हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि चांद तारे तोड़ लाएंगे। जिस दिन मन करे ना मुझे नया कुछ करना, उसी दिन शुरू कर दो। और वक्त लग सकता है, बट एक दिन जरूर आपको उतना अच्छा मिलेगा जितना आपने सोचा होगा। टाइम के साथ चलोगे, जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, पर टाइम आपसे आगे चला गया तो पकड़ नहीं पाओगे। अदरवाइज 95% अननोन कॉज वाली डिजीज हो सकती है, दैट इज हाइपरटेंशन। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने कहा था मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक, और दूसरा विजुअल डिस्टर्बेंस, ये वो कार्डिनल साइन है। किसी पर्सन को हाइपरटेंशन होता है तो ये दो साइन देखने को मिलेगा, सुबह सुबह ऑक्सीपिटल हेडेक होगा और विजुअल डिस्टर्बेंस होगा। इसके अलावा डिजीनेस, ऑलरेडी मैं आपको बताया था, फीलिंग ऑफ डिस्कंफर्ट, चेस्ट पेन, tinnitus, ringing sound into inner ear is called tinnitus. Now next one, flashed face और एपिस्टेक्सिस, इसको नोज ब्लीड कह सकते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड फ्लैश्ड फेस।
ओवर एवरीवन मैनेजमेंट, यहाँ दो चार चीजें मैं आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अभी सीधा ड्रग नहीं देते। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। ओबेसिटी है तो कम करते हैं, स्ट्रेस है तो सबसाइड करते हैं, बैड हैबिट्स है तो उसको स्टॉप करते हैं, और एटलीस्ट एक या दो बार ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा हुआ मिला, वी कैन नॉट डायग्नोज पेशेंट विद हाइपरटेंशन। एक या दो रीडिंग से पेशेंट को हाइपरटेंशन नहीं बोल सकते। उसके लिए शेड्यूल्ड ब्लड प्रेशर मॉर्निंग इवनिंग चेक करवाना होता है, अराउंड वंस वीक के आसपास। एक वीक तक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, डॉक्टर विल स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। बाकी आप अभी जाके सीडीओ पे चढ़ के आओगे या आपका नॉसेट का रिजल्ट आया या कुछ ऐसा स्ट्रेसर आपके ब्रेन में आ गया जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो आप हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं हो, जस्ट ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट किया है। तो कुछ इनिशियल मैनेजमेंट जो है, लाइक नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जहां पर विदाउट ड्रग हम कह सकते हैं, प्री हाइपरटेंशन ट्रीटेड विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ के एक्टिविटीज में बदलाव लाना। जैसे कुछ लोग प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो नहीं करते, नींद पूरी नहीं होती, खाने का शेड्यूल नहीं है, एक्सरसाइज का शेड्यूल नहीं है, पीने का शेड्यूल नहीं है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो प्रॉपर नहीं है। यू शुड मेक ए फ्रेम, और फ्रेम में सारी एक्टिविटीज को डाल के एक शेड्यूल के साथ फॉलो करेंगे तो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने से, स्मोकिंग का स्मोकिंग बंद करवा दे, अल्कोहल पी रहा अल्कोहल बंद करवा दे, तो ऑटोमेटिकली बिना ड्रग हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा। दूसरे का वेट रिडक्शन, यदि ओबेसिटी है तो वेट कम करवाएं। नाइट्री सोडियम रिस्ट्रिक्शन अराउंड 2 ग्राम डेली, सोडियम थोड़ा कम करें। जैसे पता चलता है कि आपको हाइपरटेंशन है तो बोलते हैं भाई मेरी सब्जी में नमक, मेरी सब्जी में नमक कम डालना, क्या करना। और जब हाइपरटेंशन का पता नहीं था तो ऊपर से भी नमक आ रहा था, तो ऑटोमेटिकली सोडियम रिस्ट्रिक्शन होगा तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम, इसमें योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है। आप सुबह सुबह आप रोड पे निकलोगे ना, 50-55 साल से लेकर 70 साल तक के लोग वॉक करते हुए मिलेंगे। जब वॉक करने लायक थी तब ध्यान नहीं दिया, अब वॉक करना मजबूरी है। इस मजबूरी के दो कॉज है, एक घर परिवार बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली घर से सुबह बाहर निकलना होता है, समझदार हो। दूसरा, एज वन ऑफ द फैक्टर कैन कॉज मेनी ऑफ द डिजीज। फॉर एग्जांपल एज कैन कॉज कैटरेक्ट, यू नो कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। एज कैन कॉज कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, एज कैन कॉज डिमेंशिया, अल्जाइमर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। कई सारे ऐसे डिजीज डेवलप होने लग जाती है। उससे बचने का एक ही तरीका कि आप रूटीनली 4 बजे उठ के वॉक करो। मैं इसलिए बताऊं, जहां मैं रहता हूं, मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, मेरे पास में एक घर है, वहां पर रिटायर्ड एक आर्मी पर्सन रहते हैं। एंड आई वेक अप अराउंड 4:30 5 o'clock, आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। तो जब मैं 5:30 6 o'clock जब मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूं, वो पर्सन प्रेस किया हुआ पैंट, शर्ट इन किया हुआ और पॉलिश किए हुए शूज, जहां हम कहीं प्रोफेशनल मीटिंग में जाते हैं, ही वॉक विद कंप्लीट ड्रेसअप। ये मैं लगातार वॉच कर, मैंने उसका रीजन भी बनाया, उनसे पूछा है। तो जैसे ही मैं 5:30 निकलता हूं, ऐसा लगा कोई ऑफिस जा रहा है, और वापस आते ही गेटअप चेंज, दे वियर लोअर टी-शर्ट लाइक दैट। तो फिर एक दिन मैंने भी पूछ लिया, सर नमस्कार। उन्होंने नमस्कार किया, थोड़ी जान पहचान हुई। दूसरे दिन फिर मैंने गुड मॉर्निंग किया, उन्होंने गुड मॉर्निंग किया, थोड़ी देर उनके साथ चला। फिर मैंने अंकल एक बात पूछनी आपसे, आप सुबह सुबह पूरे गेटअप के साथ मॉर्निंग वॉक क्यों करते हो? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? रिटायरमेंट के बाद में घर से बाहर निकलने का मेरे पास सिर्फ इतना ही वक्त है, 24 घंटे में सिर्फ 35 से 40 मिनट घर से बाहर आता हूँ। पूरे दिन घर में तो मेरी कोई कंपनी, कोई फ्रेंड सर्किल नहीं है, तो आई फील लाइक ए यंग मैन। तो मैं इसीलिए इस गेटअप को फॉलो करता हूँ। सुबह 5:30 बजे स्नान करके और पूरे गेटअप के साथ कोई वॉक कर रहा है, आप सोच सकते हो। उसके बाद मैं अकेला रहता हूँ घर में, एक उनके पास वो छोटी वाली कार है, दिन भर कार को चमका के रखते हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई सोसाइटी नहीं बनाई, कोई फ्रेंड सर्किल क्रिएट नहीं किया, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं है, बट घर वॉक। और वॉक क्यों जरूरी है? जिंदा रहने के लिए क्यों जरूरी है? इसलिए जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर बनोगे 82,000 रुपीज आएंगे, पिज्जा बर्गर खा के ओबेसिटी मत बढ़ाना। यू शुड मेक शेड्यूल, डूइंग एक्सरसाइज, मेक पर्सनालिटी एंड लिव द लाइफ। पीपल वांट टू सी योरसेल्फ, वो भी चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह जिए। तो ये इसलिए होता है, रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम हाइपरटेंशन को कम करने नहीं, हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अवॉइडेंस ऑफ द स्मोकिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक, राइट फास्ट, रिलैक्सेशन टेक्निक, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मेडिकेशन दैट मे कंट्रीब्यूट टू द हाइपरटेंशन। हर बात बात पे मेडिसिन नहीं लेना है। कई सारे बच्चे होते हैं प्री हाइपोथेटिकली, आज मेरा हेडेक हो सकता है, तो पहले लेके निकलते हैं। आज मुझे वॉमिटिंग हो सकती है, ट्रबल करना, पहले लेके निकलते हैं। तो इस तरह की मेडिकेशन भी आपके लिए डेंजरस है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास